सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं छायावाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 531 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 है और यहाँ पे जो परिवर्तन इनकी कविता है ये इनकी लंबी कविता है। क्या है ये? लंबी कविता है। और कब की है? सन 1926 की है। कब की है? सन 1926 की। और यह किस संकलन में, किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो किस में प्रकाशित हुई थी? ये पल्लव में प्रकाशित हुई थी। पल्लव कब की है? सन 1928 की है। कब की है? इनका ये काव्य संकलन कब का प्रकाशित? तो 1928 का। ठीक है, उत्तर देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन जिसका रचनाकाल 1926 है और ये एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता है। उनके काव्य संकलन पल्लव 1928 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। पल्लव में उच्छ्वास जो 20 की रचना है, 1920 की, आंसू 25 की रचना है। परिवर्तन आंसू 25 की रचना ये तो उसकी है, उनकी है, जयशंकर प्रसाद की है। आंसू इनकी कृति है जिसका रचना काल मुझे नहीं पता। परिवर्तन इनकी 1926 है। बादल का रचना काल मेरे आगे नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? देखिए निराला की जो राम की शक्ति पूजा है वो कब की रचना है? सन 1936 की है और ये एक लंबी कविता है। क्या ये लंबी कविता है? सरोज स्मृति भी इनकी लंबी कविता है। और अभी हमने पढ़ा था परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत जी की लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा कृतिवश रामायण के ऊपर आधारित है। किस पे है? कृतिवश रामायण पे आधारित है। निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा सन 1936 की रचना है। ये बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण पर सर्वाधिक प्रभावित। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका काव्य संग्रह के संकलन में है। देखिए अनामिका का जो द्वितीय संस्करण था 1938 वाला, इसमें ये प्रकाशित हुई थी, जबकि अनामिका का प्रथम संस्करण है वो सन 1923 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उनको आपको ध्यान में रखनी ही होंगी। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? देखिए अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है उसमें हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? तो उसको छायावाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहा जाता है। हाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर 1936 के कालखंड को छायावाद नाम जाना जाता है। और जो दूसरा युग है कविता और उपन्यास वाला, उसमें 1918 से 1936 तक प्रेमचंद युग माना जाता है। ठीक है, इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की थी। ठीक है, छायावाद की संज्ञा किसने दी थी? मुकुटधर पांडे ने दी थी। हाँ जी, मुकुटधर पांडे के बारे में मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं एक बार कन्फर्म भी कर लेती हूँ कि वो सही है। देखिए मुकुटधर पांडे हैं, उन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कहाँ पे किया था? तो मुकुटधर पांडे ने एक पत्रिका जो शारदा पत्रिका, क्या थी? श्री शारदा पत्रिका 1920 में कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से प्रकाशित होती थी। उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से हिंदी में छायावाद इस शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित करवाया था और वहीं से छायावाद की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 है। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 97 है, 1897 एवं महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 है। और ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ पे छायावाद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के वृहत त्रय के अंतर्गत आते हैं। वृहत त्रय मतलब, वृहत मतलब बड़ा होता है और त्रय मतलब तीनों ये बड़े कवि हैं। यहाँ पे
जयशंकर प्रसाद हैं, इनको ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश या रुद्र कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति। देखिए, वृहद त्रय के अंतर्गत हमने आपको बताया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जबकि लघु त्रय के अंतर्गत महादेवी वर्मा आती हैं, इन्हें वर्मा त्रय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मा त्रय भी। वर्मा में 3 वर्मा आते हैं और इन्हें लघु त्रय भी कहा जाता है। वर्मा कौन से वर्मा आएंगे? पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म 1903 है, और फिर उसके बाद में आते हैं राम कुमार वर्मा, उनका जन्म सन 1905 है, और 1907 से महादेवी वर्मा, ये लघु त्रय के अंतर्गत आते हैं। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है। देखिए, पंत जी की जो ग्राम्याकृति है उसका रचना काल आपसे पूछे तो सन 1940 है, याद रखेंगे। ग्रामीण परिवेश के ऊपर आधारित है ये। आपसे पूछा कि पंत जी की जो ग्राम्याकृति है उसका संबंध किससे है, तो किससे है? ग्रामीण परिवेश से संबंध है उसका। अगर आपसे पूछे कि पंत जी की जो ग्राम्याकृति है वो किस धारा से संबंधित है, तो प्रगतिशीलवादी धारा से संबंधित आएगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखेंगे। पंत जी की जो ग्राम्याकृति है उसका 1940 रचना काल ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। ग्राम्याकृति पंत जी की मुक्त कविता है। कैसी कविता? मुक्त कविता। पंत जी की अन्य रचना है वीणा, इनकी 27 की रचना है। पल्लव इनकी 28 की रचना है। गुंजन इनकी 32 की है। युगांत इनकी 36 की, युगवाणी इनकी 39 और लोकायतन 64। लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया है। देखिए, लोकायतन में क्या है? गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया है। लोकायतन इनकी 1964 की रचना है। इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है। किसके लिए? लोकायतन के लिए। एक इनकी है कला और बूढ़ा चांद, वो 1958 या 59, दोनों में से एक आ जाएगा। 58 या 59 उसकी रचना है। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सन 1958-59 में चिदम्बरा है। चिदम्बरा के लिए इन्हें सन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करते चलेंगे। हमारा मकसद ये होता है कि 30 क्वेश्चन करवाना नहीं होता है, 30 के साथ हम कम से कम एक वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ, और आप वीडियो देखने के बाद में आपको स्वयं को भी इस चीज़ का एहसास होगा। कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? देखिए, श्रद्धा किसका प्रतीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्रद्धा में ध आता है नीचे, और श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ठीक है, हाँ जी, किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। जबकि बुद्धि किसका प्रतीक है? तो बुद्धि ईड़ा का प्रतीक है। बुद्धि का ईड़ा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ईड़ा का बुद्धि प्रतीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। कामायनी का जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग आप याद रखेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, इसमें पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव, जिसमें मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और मानव कुमार का प्रतीक है। कामायनी का दर्शन क्या है? समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद ताटक छंद है। इसका अंगिरस है शांत रस। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध सहन करने वाले कौन थे? तो निराला जी थे। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला जी का हुआ है। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए हैं, दूसरी ओर परंपराभाषी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए हैं। अरविंद दर्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? देखिए, अरविंद दर्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 है, इनके ऊपर पड़ा है। देखिए, ये मैं इनका बार बार जन्मकाल आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए ये छायावाद के स्तंभ हैं, और आपसे पूछे कि छायावाद के जो स्तंभ हैं 4, उनको जन्मकाल के हिसाब से लगाइए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे निराला जी का जन्म, इनमें सबसे बड़े हैं जयशंकर प्रसाद।
दूसरे नंबर पे है निराला, तीसरे पे है सुमित्रा और चौथे पे है महादेवी वर्मा। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव है इनके काव्य पर। इनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम आदि के आदर्शों पर प्रभावित होते हुए समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं की ओर, अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवादी और विचारशीलता उनके सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन व मानव कल्याण से ओतप्रोत हैं। अरविंद दर्शन की कविताएं हैं इनकी स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि, दोनों 1947 की हैं। युगांतर इनकी 1948 है और युगपथ इनकी 1948 है। युगांतर और युगपथ इनकी दोनों 48 की। इनके ऊपर क्या है? अरविंद दर्शन का प्रभाव है। चलिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। क्या है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये किसकी पंक्तियां हैं? किसकी पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। और किससे ली गई हैं? किसकी पंक्तियां हैं ये? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। देखिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवियत्रियों में से यहाँ पे गलत है ना? कवयित्री नहीं आएगा, कवयित्रियों में से कवयित्री आएगा। कवयित्रियों में से उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य के जो मंदिर है, उसके साहित्य जगत के मंदिर की विशाल वीणा पाणी उनको कहा जाता है। ठीक है। ये किसने कहा था? तो निराला जी ने कहा था। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह निहार 1930 का है, रश्मि 32 है, निर्जा 35 है और सांदे गीत 36 है, दीपशिखा 42 है, सप्तवर्णा 60 है। अग्निरेखा इनकी मृत्यु हुई थी सन 1987 में और उसके बाद में प्रकाशित कविता संग्रह। क्या? अग्निरेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा की मृत्यु के बाद में सन 1987 के बाद में कौन सा काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे अग्निरेखा प्रकाशित हुआ था। आगे इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? देखिए, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन और अंचल। अगर आपने क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आप स्वयं बता देंगे, क्योंकि रामकुमार वर्मा है ये उत्तर छायावादी कवि नहीं है, क्योंकि ये छायावादी कवियों में लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रय के अंतर्गत हमने 3 पढ़े थे, भगवती चरण वर्मा, सेकंड रामकुमार वर्मा और तृतीय नंबर पे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है। चलिए, तो आप बता देंगे कि यहाँ पे रामकुमार वर्मा है वो उत्तर छायावादी कवि नहीं है। देखिए, रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये है छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। और इनकी हिंदी एकांकी थी कौन सी? बादल की मृत्यु। और कब की थी ये? सन 1930 की थी। ये प्रथम एकांकी मानी जाती है। क्या आएगी? बादल की मृत्यु। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर। इनका मुझे रचनाकार नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। मैंने गूगल पे भी ट्राई किया था, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्या है? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं आपसे पूछा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद आएंगे।
कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीति काव्य में व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहता है। आगे है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम है, झरना है, कामायनी है, जबकि दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा आपसे पूछा जाए किसकी कृति है तो ये महादेवी वर्मा की कृति है। कब की है तो सन 1942 की ये कृति है। कानन कुसुम सन 1913 का है, झरना 1918 और कामायनी 1935 किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, आगे है, दीपशिखा कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यह रचना महादेवी वर्मा की है। कब की है? सन 1942 की है। मेरे साथ साथ आप भी याद रखेंगे और बोलेंगे भी। कानन कुसुम आपसे पूछा जाए तो याद रखिए 1913 है, झरना मैंने बताया आपको अभी 18 है, आंसू है 25, लहर है 33, कामायनी है 35। याद रखेंगे आप, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो महाप्राण किसको कहा जाता है? तो महाप्राण निराला जी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पूछा जाए कि महाप्राण किस कवि को कहा जाता है तो निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त हुआ है। निराला जी को छायावाद में महेश नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? महेश या रुद्र। इनका एक नाम सूर्य कुमार था। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। हरिगीति का छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। जबकि मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये निराला जी को कहा जाता है। निराला जी ओज ओदाते के कवि थे। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। क्या है? मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? किसकी पंक्तियाँ हैं ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। कौन सी? मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। देखिए, विरह का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति की रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह निहार इनका 1930 का है, रश्मि इनकी 1932, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, दीपशिखा उनकी 1942 है। इन्हें दीपशिखा के बाद में यामा इनकी 1940 है। देखिए, यामा के लिए इन्हें सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा का कथन है। क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी कृति, किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। आगे है, दो पदम पलाश चषक से दृग तेरे अनुराग विराग ढाल। क्या है? दो पदम पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, ये जयशंकर प्रसाद की है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये निराला की सरोज स्मृति सी है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। क्या है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये पंत जी की काव्य पंक्ति है। क्या है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों में चुपचाप कवि कही होगी कविता अनजान। दोबारा से पढ़ लेते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों में चुपचाप कहीं होगी कविता अनजान, ये किसकी है? ये पंत जी की पंक्तियाँ हैं। आगे है, छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए, छायावादी युग है उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। किसने माना है? इलाचंद्र जोशी ने और अन्यों ने भी माना है। छायावाद का जनक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त ने किसको? मुकुटधर पांडे नहीं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। झरना कब की है? सन 1918 की है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला।
प्रथम प्रभात शायद उनकी 1906 की प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। लिखित रूप से किसको माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर के से प्रकाशित होती थी एक श्री शारदा पत्रिका 1920 में, उसमें लिखा था हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। ठीक है, वहीं से नाम पड़ा क्या? छायावाद। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा को निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। देखिए, निहार इनकी है 30, दीपशिखा है इनकी 42, नीरजा है इनकी 32 और नीरजा है इनकी 35 और रश्मि है इनकी 32। तो याद रखेंगे निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा, ये डी ऑप्शन में आपका ठीक है। निहार है 1930, रश्मि है 1932, नीरजा 1935 और दीपशिखा 1942। सांदे गीत इनकी 1936 की रचना है, जो यामा कविता संग्रह में संकलित है। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? पूछा गया है कि निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है, तो ये कुकुरमुत्ता है सन 1942 की। ये निराला जी की व्यंग्य कविता है। क्या है? निराला जी की व्यंग्य कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता है, क्योंकि इसमें पूंजीवादी वर्ग के ऊपर सर्वहारा वर्ग का व्यंग्य किया गया है। ठीक है, देखिए, निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता कुकुरमुत्ता है, जिसका रचनाकाल सन 1942 है। अन्य रचना है इनकी अनामिका। देखिए, अनामिका का प्रथम संस्करण सन 1923 में और द्वितीय संस्करण इनका सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। परिमल इनकी 1930 की रचना है। गीतिका इनकी 36 की रचना है। तुलसीदास इनकी 1938 की रचना है। अणिमा इनकी 1943 की रचना है। बेला इनकी 1943, नए पत्ते 1946, आराधना इनकी 1953, अर्चना इनकी 1950, गीत गुंज उनकी 1958, सांदे काकली इनकी 1969 की रचना है। ठीक है, सांदे काकली इनकी मरने के बाद में प्रकाशित हुई थी और ये इनकी अंतिम काव्य संग्रह है। देखिए, सांदे काकली में 1954 से लेकर 1958 तक की रचनाओं का क्या है? संकलन है। आगे देखते हैं, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? देखिए, एक मिनट, हाँ जी, निराला की जो बादल राग कविता है उसका संबंध किससे है? देखिए, बादल राग निराला की 1920 की लंबी कविता है। ठीक है, किसकी है? ये निराला जी की है बादल राग, और ये कब की है? सन 1920 की ये रचना है। बादल राग इनकी 1920 की रचना है और ये अनामिका जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित है। और अनामिका जो काव्य संग्रह है उसका प्रथम संस्करण सन 1923 में प्रकाशित हुआ था। देखिए, निराला जी की जो बादल राग है, बादल से आप समझ गए होंगे कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। किससे संबंधित है? आप ऐसे याद नहीं रखेंगे कि छायावादी सौंदर्य से है, नहीं, ये प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछे किस धारा से संबंधित है, फिर आप बताते कि छायावादी धारा से संबंधित है ये। हाँ जी, आगे देखते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं प्रकृति के विविध रूपों का कोमल और कठोर तक बोध कराती है। जहाँ तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है, इसमें प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन हुआ है। पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिए, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए। लोकायतन को के लिए मिला था इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पल्लव उनकी 1928 की रचना है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। ज्योत्सना इनकी रचना कब की है? ये मेरे आगे नहीं आया। देखिए, पंत जी और उनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी छायावादी कवि हैं, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चिदम्बरा के लिए याद रखेंगे, इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि 1920, वीणा 27,
उच्छ्वास 20, पल्लव 28, गुंजन 32, ग्राम्या 40, युगांत 36, युगवाणी 39, स्वर्ण किरण 47, स्वर्ण धूलि 47, उत्तरा 49, कला और बूढ़ा चांद 58 या 59, लोकायतन 64 और मधुवन का रचनाकाल मेरे आगे नहीं आया है। छायावाद का पूर्वाभास क्या पूछा है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में मिलता है। देखिए, छायावाद का जो पूर्वाभास है कि पहले ही आभास हो गया था कि इस कवि की रचनाओं में छायावाद है, तो ये किसके बारे में बताया गया, तो ये देखिए मुकुटधर पांडे के बारे में बताया गया है। द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं। उनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल और कानन कुसुम इनकी 1913 की है, इनकी काव्य कृतियाँ हैं। छायावाद के पहले चरण में कवि मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि प्रसाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा आते हैं, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाता है। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता विशेषता? चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक जो पदावली है वो किस युग की भाषा है? तो किस युग की है ये छायावादी युग की विशेषता है। छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। छायावादी काव्य की प्रकृति का स्वरूप सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपनी इसी अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो देखिए, आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो छायावाद में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? छायावाद में। आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सभी छायावादी कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि निराला का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। किस में हुआ था? बंगाल में। इसीलिए निराला की जो राम की शक्ति पूजा है उसके ऊपर बंगलाकृत जो कृतिवास रामायण है उसका प्रभाव पड़ा है। निराला का जन्म सन 1899, कहीं कहीं पे इनका जन्म देखिए 1897 भी दिया हुआ है। बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ है। निराला को खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। निराला की रचनाएं अनामिका 23 और अनामिका का द्वितीय संस्करण भी याद रखेंगे आप, सन 1938। परिमल इनकी 1930 की है। गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 की रचना है। अणिमा इनकी 43, कुकुरमुत्ता 42, बेला उनकी 43 है और नए पत्ते इनकी 1946 है। अर्चना इनकी 1950 है और आराधना इनकी 1953 की रचना है। क्वेश्चन है 554, निराला की निम्नलिखित में से कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? देखिए, भिक्षुक है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, जबकि कुकुरमुत्ता इनकी लंबी कविता नहीं है। सरोज स्मृति जो कुकुरमुत्ता है ये 1942 की रचना है, कविता है, तथा राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है, जबकि मैंने गलत पढ़ा आपको, भिक्षुक यहाँ पे लंबी कविता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? भिक्षुक यहाँ पे लंबी कविता नहीं आएगी, जबकि सरोज स्मृति 35, कुकुरमुत्ता 1942 और राम की शक्ति पूजा सन 1936 ये सभी लंबी कविता हैं, जबकि भिक्षु लंबी कविता नहीं है। आगे क्या है, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? क्या पूछा आपसे कि हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? किसकी है? तो शुक्ल जी की। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं देखते हैं हम।
अगर कहीं पे मिलेंगे तो। देखिए यहाँ पे क्या दी है, हृदय का मधुबार। नहीं मिला। बुद्ध चरित्र इनकी 1922 की रचना है। मनोहर छटा है इनकी। आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी इनकी 1909, वन मिलन और प्रेम राज्य ये तीनों रचनाएं सन 1909 की हैं। अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास ये 1910 की है। बबरू वाहन 1911, कानन कुसुम प्रेम पथिक ये 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार झरना दोनों 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 ये जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हैं। अनामिका है जो किसकी है, निराला जी की कृति है और ये 1923 में इसका प्रथम संस्करण और 1938 में द्वितीय संस्करण। परिमल 1930 की है। गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। आगे दिया गया है अणिमा, एक मिनट, अणिमा इनकी 1943 की है। बेला इनकी 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना इनकी 50, आराधना 1953, गीत गुंज 1958, सांदे कांकली 1969 यानी 1969 की रचना है। सांदे कांकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु के बाद में संकलित हुई है, ठीक है। और सांदे कांकली है, इसमें 1954 से लेकर 58 तक की निराला जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनका संकलन है इसमें, किसमें, सांदे कांकली में। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 27, उच्छ्वास और ग्रंथि 1920, वीणा 27, पल्लव 28, गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 39, ग्राम्या 40, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि ये दोनों हैं 1947 और इसके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। युगपथ है ये 1948 या 48, कहीं पे 49 भी मिल जाता है। ये भी किस पे आधारित है, ये अरविंद दर्शन पे आधारित है। उत्तरा है ये 1949 की रचना है। कला और बूढ़ा चांद 1958-59 की रचना है और 1960 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए। और अतिमा इनकी 1955 की रचना है। लोकायतन इनकी 1964 है, जिसके लिए लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा इनकी 1958-59 की रचना है। चिदम्बरा के लिए सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है वीणा और सत्यकाम इनकी 1975 की रचना है। वीणा इनकी 27 की रचना है। वीणा इनकी 27 की रचना है। आगे है प्रगतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये काव्य कृतियाँ हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। देखिए पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है, तो हम आपको बता चुके थे कि जो पंचवटी है वो किसका है और पंचवटी प्रसंग किसका है। पंचवटी है वो मैथिली शरण गुप्त की 1925 की रचना है, जबकि यहाँ पूछा आपसे पंचवटी प्रसंग तो ये निराला की कृति है। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि 556 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आधा घंटे से ज़्यादा हमारा वीडियो हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दिन शुभ रहे आपका। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।